सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 यूपीएससी मेंस 2020 का। ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है। पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो करंट इश्यूज़ और इवेंट्स पर बेस्ड थे। तो डिस्कस करते हैं अलग अलग जो क्वेश्चंस है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। पहला क्वेश्चन है देयर इज नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। आपको कमेंट करना है 150 वर्ड्स में आपको लिखना। सबसे पहले जो आपको जानना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में, खासतौर से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, जो कि अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हो तो उसमें बेसिक मेंशन भी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो आपको खाली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में नहीं लिख देना है। यहाँ पे पूछा है देयर इज नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। जो प्रोसीजर है रिलेटेड विद द डिस्क्वालिफिकेशन और खास तौर से करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है कि जैसे इसमें कई सारे जो पहले सेक्शन 8A के तहत आपका था, और जैसे इफ अ पर्सन इज ऑन द बेल आफ्टर द कन्विक्शन और उसकी अपील पेंडिंग है फॉर द डिस्पोजल, ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द कंटेस्टिंग एन इलेक्शन एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 10 जुलाई में आपको लिली थॉमस केस आपका था जिसमें डिसाइड किया गया था कि MP, MLA और MLC जिसे सेंटेंस किया गया फॉर क्राइम या कोई भी ऐसा क्राइम है और 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिली है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। और अर्लियर ये पूरे तरीके से ऐसा नहीं था, क्योंकि 3 महीने का समय मिलता था और उसमें अगर कोई पर्सन अपील फाइल करता है और जब तक सारे जितने भी जुडिशियल ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक कोई भी ऐसा डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो ये सेक्शन को अगर देखा जाए तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझना ये है कि हमें ये दिखाना है या हाईलाइट करना है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है और इसके तहत जो हमने इतने सारे कंडीशंस बना रखे हैं जिसके तहत हम डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन गिल्टी है कि नहीं, फाउंड गिल्टी ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस है कि नहीं है, उसमें जो प्रोसेस और प्रोसीजर है उसको हमें सिंप्लीफाई करने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप देखो रिसेंट अमेंडमेंट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अभी हाल में भी करंट अफेयर का ही टॉपिक है। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये अगर जुलाई 2019 को अगर देखा जाए तो ये 2019 का ही टॉपिक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2019 ने सेक्शन 13, 16, 27 RTI एक्ट के इनको अमेंड किया है और यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को विद इलेक्शन कमिश्नर को के रूप में इक्वेट किया है एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर विद द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट सो दैट दे कैन फंक्शन एज ए इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव मैनर, ऐसा क्लेम किया गया है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिसके कहा गया कि जो इन्फॉर्मेशन कमीशन उसका इंडिपेंडेंस इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जैसे टेन्योर है, सैलरी है, अलाउंसेस है, ये काफ़ी हद तक बहुत सेंटर और स्टेट्स के हाथों में रहेगी। ये एक है। दूसरा पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि जो टर्म ऑफ द ऑफिस है सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन होगा। सैलरी अलाउंसेस जैसे हमने डिस्कस किया वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन होगा। और जो कॉन्ट्रेरी टू द करेंटली प्रेस्क्राइब्ड जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं जो इक्वलेंट है दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर द CIC, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहाँ पे कुल मिला के जो एक हाईलाइट किया गया है कि जो चेंजेस किए गए हैं और जो डिस्क्रिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी अलाउंसेस टेन्योर में जो इंक्रीज हुआ, ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो इंडिपेंडेंस है उसको अफेक्ट करेगा। तो ये अगर आप देखोगे तो खास तौर से द हिंदू में उस समय बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। मैंने भी द हिंदू सेशन में आपसे डिस्कस किया था लेट्स क्रैक UPSC CSE चैनल पे जो रोज सुबह 9 बजे आपका होता है। फिर देखते हैं हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल रखना है। अब यहाँ पे जब आप लिखते हो तो ये एकदम से 10 नंबर 150 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा शब्द आपके पास नहीं है और इसमें तीनों चीज़ें हैं। कोऑपरेशन
मतलब सेंटर स्टेट के बीच में जो कोऑपरेशन बढ़ाने की बात है, कंपटीशन, जो एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की गई है, तो यहाँ पे सेंटर स्टेट के बीच का रिलेशन और स्टेट के बीच का रिलेशन, तो सेंटर स्टेट के बीच में कोऑपरेशन, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे किया जा सकता है, जैसे जीएसटी जैसा एक इशू। कंपटीशन की अगर बात की जाए तो यहाँ स्टेट्स के बीच में भी काफ़ी कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। कन्फ्रंटेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत से ऐसे एक्ट है, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लो या फिर अभी फिलहाल फार्म बिल की अगर आप बात करोगे तो वहाँ भी काफ़ी तरीके का कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन, जो कि इंडिया के जो फेडरेशन है उसको शेप कर रहे हैं। इसको आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कई स्टेट्स का, ध्यान में रखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, काफ़ी टफ है, अगर इसको आपने पढ़ा नहीं है तो आंसर नहीं कर सकते। इसमें एक सेपरेट अगर आप देखोगे मॉड्यूल भी मेंशन्ड है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन। तो अगर आप पब्लिक एड की एक किताब है लक्ष्मीकांत की, उसको अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सेपरेट एक चैप्टर है जैसा, तो उससे आप नोट्स बना सकते हो। खाली उस चैप्टर को सेलेक्टिव पढ़ लोगे तो उसमें अलग अलग जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं या दूसरे जो सिस्टम्स आपको मिलते हैं तो उससे आप नोट कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर वहाँ पे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे दूसरा है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? व्हाट वुड बी इट्स इंप्लीकेशन फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंटरी बिजनेस इन इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, खासतौर से राजस्थान के केस में भी अगर आप देखोगे, और कई बार खास तौर से मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में मणिपुर का भी एक केस था, राजस्थान का भी एक केस था, फिर आपका अगर देखोगे तो मध्य प्रदेश का भी केस था, कर्नाटका भी ऐसा केस था, जहाँ पे ये कहा गया कि जो स्पीकर थे वो स्पीकर कहीं ना कहीं उनके पार्टीशन रोल था। इवन सेंटर में भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यूके में अगर कोई भी एक स्पीकर बनता है तो वो हमेशा के लिए स्पीकर के रूप में ही वो कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन इंडिया में ये है कि स्पीकर बनने के बाद जैसा उनका टेन्योर खत्म होता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो ये क्या है कि अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को ध्यान में रखते हुए काइंड ऑफ जो एक ऑब्जेक्टिविटी और बाई पार्टीशन अप्रोच रखना चाहिए, वो स्पीकर नहीं रख पाते हैं, और इससे जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है वो अफेक्ट होता है। और कई बार एक जो इंक्लिनेशन है स्पीकर का, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो आते हैं उसकी तरफ देखने को मिलता है, और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो ये आप कह सकते हो कि अगर जो स्पीकर है एक बार स्पीकर और हमेशा अगर वो स्पीकर रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बाई पार्टीशन अप्रोच और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो मेंटेन्ड रहेगा, और इससे पार्लियामेंट्री बिजनेस में भी एक अच्छे तरीके से वो पार्लियामेंट्री बिजनेस भी आपका परफॉर्म हो पाएगा। नेक्स्ट है कि इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसी आपकी ज़रूरत है इन द फील्ड ऑफ जेरियाट्रिक, मतलब जो एडल्टली पीपल है उनके लिए, और मैटरनल हेल्थ केयर, ये डिस्कस करना 150 वर्ड्स में। तो यहाँ पे हेल्थ केयर पॉलिसी, यूनिवर्सल जो एक्सेस है, यूनिवर्सल एक्सेस सबके लिए हो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ की जो बात की जाती है कि मतलब हेल्थ केयर की अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो। जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है, उसको भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें जो सोशल डेवलपमेंट है ना, अगर हमें इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक जो विकास है, या साउंड और एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसी की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है, खास तौर से मैटरनल हेल्थ केयर के कंटेक्स्ट में और जो एडल्टली पीपल है उनके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैटरनल हेल्थ की अगर आप बात करो तो बहुत हमारे देश में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हायर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हायर है, तो उसलिए हमें एक साउंड और प्रॉपर एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसी की ज़रूरत है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो। एडल्टली पीपल ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं, इसका रीज़न क्या है कि हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे अगर इरडा ने एक क्लॉज लेकर आ गया कि 65 ईयर्स के बाद का कोई है तो उसको वो इंश्योरेंस ऐसा नहीं ले सकते, और अगर लेते भी हैं तो उनका प्रीमियम बहुत हाई होता है। और हमारे देश के अंदर लगभग अगर जो पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का, उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 30%, और आजकल प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है 70+% अगर वो हो जाता है, खासतौर से अर्बन एरियाज में, तो वहाँ पे जो ओल्डर पीपल है उनकी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी रिड्यूस होती है, इंश्योरेंस का कवरेज है नहीं है, तो उनका डेवलपमेंट आपका अफेक्ट होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको हाईलाइट करना है कि जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस सोशल डेवलपमेंट में हमको एक खासतौर से
एक साउंड और एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट द रिफॉर्म इन द सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अब देखो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और वहाँ पे जरूरी ये है कि अलग अलग, चाहे आरबीआई की बात करो, चाहे अलग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करो, या दूसरे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रिलेटेड है, जो कि शो भी करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो सिविल सर्वेंट है, जो सिविल सर्वेंट आपके पास आ रहा है, वो उन क्वालिटी से इक्विप्ड होना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूशन के वर्किंग के लिए जरूरी है। और ऐसे सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए हमें सर्टेन रिफॉर्म्स भी लेकर आने की जरूरत है। जैसे आज के समय में चीजें डिजिटाइज हो रही हैं, तो हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है इन कंपैरिजन टू जर्नलिस्ट। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है आजकल काफी देखने को मिल रहा है। तो जैसे अगर इवन अगर आप इकोनॉमिक एंगल से देखोगे, तो कोई अगर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा है या कहीं और से पढ़ा हुआ है, जिसको इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी अच्छा नॉलेज, अगर वो रिक्रूट होके मतलब वो सेलेक्ट होते हैं और रिक्रूट होते हैं और फिर जाके वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं, तो उनका एक जो रोल है वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में हर एक इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को इम्प्रूव होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, किसी भी फील्ड से अगर वो रिलेटेड है, तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। और इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी के लिए हमें बेटर सिविल सर्वेंट भी चाहिए। फिर इमरजेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये डिस्कस करना है, ये आसान क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन इसको अगर आपको थोड़ा कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है आज के समय में गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट हो रही है और वो गवर्नेंस कैरी आउट कर रही है बाय डिजिटल मीन, जिसे हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ये एक डिजिटल रिवोल्यूशन है ना। ये डिजिटल रिवोल्यूशन जहां पे हर एक सर्विसेज जो है एक तरीके से आपकी डिजिटाइज हो रही हैं। सो हर एक चीज अगर डिजिटाइज हो रही, सिटीजन ई सिटीजन हो रहा है, गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट हो रहा है, और गवर्नेंस भी जो है ई गवर्नेंस आपकी हो रही है। तो ई गवर्नेंस कहीं ना कहीं, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो ई गवर्नेंस है ना, इमरजेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, उसने ई गवर्नेंस को जो इनिशिएट किया है, और ये गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बन गया। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि डिजिटल हैव्स हैव नॉट्स के बीच का दूरी कम की जाए, और डिजिटल पेनिट्रेशन और डिजिटल इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए, डिजिटल पेनिट्रेशन इंप्रूव किया जाए। तो इस कंटेक्स्ट में आपको इसको लिखना है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो इस पर बहुत सारे द हिंदू में आर्टिकल्स आपके आए हैं, इस पर भी बहुत आर्टिकल्स आपके आए हैं द हिंदू पर। अगर आप पढ़ रहे हो 1 साल से लगभग, तो लगभग 2 साल के आपको करना चाहिए। अगर आप 2022-23 के भी कर रहे हो, तो मेरे सेशंस भी द हिंदू का आता है, रोज 9 AM को आता है, ठीक है, 9 AM को डेली बेसिस पर आपका आता है लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC में, और इंग्लिश में द कंसेप्ट चैनल पे आपको आता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एग्जाम, अब यहाँ WHO के रोल के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हुआ है, खासतौर से कोविड-19 के से, बट आप इसके पॉजिटिव कुछ रोल्स भी हाईलाइट करोगे, जैसे पेंडेमिक को डिक्लेयर करना, कई सारे जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, कई इनिशिएटिव भी लिए गए थे WHO के द्वारा, जिससे कि जैसे वैक्सीन नेशनलिज्म जैसी चीज़ों को रिड्यूस किया जा सके, नई वैक्सीन पहुँच सके, और प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है डिजीज से रिलेटेड वो आपका पहुंच सके। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत लगातार पेपर में आती रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुछ नेगेटिव रोल भी, मतलब कि जो प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था कोविड-19 के समय, वो रोल प्ले नहीं किया, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है। खासतौर से जो WHO के जो DG हैं टेड्रोस गैब्रियासिस, उनका कहा गया कि चाइना के साथ काफ़ी अच्छा एक तरीके से इंक्लिनेशन देखने को मिला है, वो इथोपिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रोल आपको हाईलाइट करना है। खासतौर से जो नेगेटिव कहा गया है कि जो एक रोल प्ले करना चाहिए था WHO को, वो रोल प्ले नहीं किया गया है, उस पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा हैज डिसाइसिव रोल टू प्ले इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री, कमेंट विद एग्जांपल। तो इंडियन डायस्पोरा का जो रोल है यहाँ पे, जब आप सब हेडिंग इसका क्रिएट करोगे, तो इंडियन डायस्पोरा का रोल अमेरिका में पॉलिटिकल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे, और यूरोपियन कंट्री में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे। तो काफी हद तक जैसे दोनों ही जगहों में, यूरोपियन कंट्रीज में भी अगर आप देखोगे इंडियंस काफी सारे हैं, खासतौर से ब्रिटेन में देखोगे तो
पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है, इवन जो गवर्नमेंट में काफ़ी बड़ी पोजीशंस में इंडियंस हैं, और वहाँ के कई सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन, इवन कई सारे इंडियंस वहाँ रहते हैं जो कि वहाँ यहाँ से वहाँ रहकर भी काफ़ी ह्यूज वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो जॉब क्रिएशन में भी काफ़ी वहाँ पे हेल्प करता है। तो बहुत सारे लेवल पे अगर देखा जाए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, अमेरिका यूरोप दोनों में ही देखोगे तो इंडियन डायस्पोरा का एक अच्छा खासा रोल रहा है। कई सारे एग्रीमेंट जैसे 1, 2, 3 एग्रीमेंट जो कि इंडिया यूएसए के बीच में साइन किया गया, तो उसमें इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल था। और बहुत सारे एरिया, चाहे यूएस और यूरोप की बात करो, बहुत कंपनीज है वहाँ वो काम करते हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ में भी उनका एक रोल है। कई कंपनीज वहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों लेवल पे भी इंडिया का काफ़ी, इंडियंस डायस्पोरा का अच्छा खासा रोल है। फिर देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एलिसिडेट द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट। अब देखो ये तीनों तरीके के ये है, इस पर लगातार आर्टिकल्स आते रहे हैं, खासतौर से एपिडेमिक डिजीज एक्ट जिसमें स्टेट को पावर है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसके तहत सेंटर को पावर है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही जो एपिडेमिक या जो पैंडेमिक है उसको कंट्रोल, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल को गाइडलाइन जारी की, सेंटर के द्वारा स्टेट को गाइडलाइन जारी की जा रही थी, खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट्स जो हैं इस एक्ट को इंप्लीमेंट करके पैंडेमिक को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। और फार्म एक्ट्स की भी अगर आप बात करोगे तो फार्म एक्ट्स में भी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और सेंटर ने उस पर लॉ बनाए हैं। खासतौर से उसने कहा है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटी का आपका जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उसका जो ट्रेड है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसको ध्यान में रखते हुए तीन फार्म बिल्स आप क्या है, तो ये तीनों चीज़ें दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से हम यूनिटी, कहीं ना कहीं हम एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अगर इस सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी नहीं होगी तो जो पॉलिसीज़ में यूनिफॉर्मिटी है वो आपकी मेंटेन नहीं रहेगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ भी जाना है। ये भी एक स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जो स्टेट्स है, गवर्नमेंट है, उनको एम्पावर करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड एज एम्फसाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कंटेक्स्ट जस्टिफाई द फिलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रेइंग फॉर इशूइंग गाइडलाइंस टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये भी आपको 250। अब यहाँ पे देखो आपके पास लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। हम एक सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं। इस सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल की जब आप बात करते हो, इसमें लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों का एक डोमेन है। अगर जुडिशरी लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करेगा तो इट विल रिजल्ट इनटू जुडिशियल ओवररीच। और कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन्स है वो सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्रिन्स के खिलाफ है। अभी हाल में फिलहाल बहुत सारी जो PIL फाइल की जाती हैं, उन PIL के जजमेंट देते हुए कई बार एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर के फंक्शंस को बाय जजमेंट जुडिशरी जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक तरीके से एक गैप मेंटेन किया जाए और सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट जो है वो किया जाए। बट कई बार क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को जो फंक्शंस परफॉर्म करना चाहिए वो टाइमली फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाते, और इससे जो सिटीजन्स हैं उनके ग्रीवेंसेस रह जाते हैं, और फिर उसके बाद जुडिशरी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो फिर गाइडलाइंस जारी की जाती है। कई सारे रेट्स जो है फाइल भी की जाती है और मैंडमस जैसे और कई सारे डायरेक्शंस जो है वो जारी किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शनरीज एंड फंड्स to a contemporary stage of functionality, highlight the critical challenge faced by local institution in terms of their functionality in recent time। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको कहा है आज के समय में जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे आर्टिकल द हिंदू में इसमें आए हैं। आज के समय में लोकल इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करोगे तो लोकल इंस्टीट्यूशंस का जो इम्पोर्टेंस है, लोकल इंस्टीट्यूशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता चला गया है। बहुत से चैलेंजेस आए हैं, अर्बन फ्लडिंग की बात करो, क्लाइमेट चेंज की बात करो, पैंडेमिक की बात करो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करो, बहुत सारी नई चीजें हैं। तो जो फंक्शनैलिटी है, अगर आप देखोगे फंक्शनैलिटी मतलब जो किसी पर्पस को सर्व करने के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं अब उसकी तरफ मूव की जाती है। यहाँ का मतलब ये हो गया कि अगर आपको 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल
स्टेटस मिल भी गया है। इसके बाद बहुत से जो फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं, चाहे रूरल या फिर अर्बन एरियाज में जो लोकल बॉडीज हैं उनको फंक्शंस परफॉर्म करना है, और कई प्रकार के चैलेंजेस उनको फेस भी करने पड़ रहे हैं, खासतौर से फंक्शनरीज लेवल पे, फंड लेवल पे भी, और जो एक्टिविटी मैपिंग है कौन कौन से फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा। कई बार स्टेट गवर्नमेंट एनक्रोच करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट के बीच का जो एक टसल चलता है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट, राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्ट ऑर्गन in the past few decades, highlight the factor as well as the area in which the transformation in which this transformation could be visible। आपको आंसर करना है 250 वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे राज्यसभा को ट्रांसफॉर्म किया गया है यूजलेस, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूज। अब यहाँ पे क्या है कि पहली बार कहीं भी ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट बिल्स आपके लोकसभा के द्वारा, जैसे मान लो मनी बिल ही है या कोई फाइनेंस बिल है, तो उसमें अगर पास लोकसभा ने किया तो राज्यसभा का इतना नहीं रहता है, और वो बिल अपने आप फिर पास हो जाता, 14 डेज का समय मिलता है जरूर से। लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसे बिल्स आए हैं जहां पे राज्यसभा ने, जैसे फॉर एग्जांपल हेस्टी लेजिस्लेशन को रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, सो कई सारे ऐसे एरियाज हैं, कई सारे ऐसे एरियाज हैं डिबेट डिस्कशन की अगर बात की जाए, लॉ मेकिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मेंटेन करने की बात की जाए, तो वहां पे एक पॉजिटिव रोल राज्यसभा के द्वारा प्ले किया गया है। इन्हीं बातों को आप मेंशन कर सकते हो। एक आप कह सकते हो ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल सेंस में पूछा गया है। व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड for constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट में आप ये कह सकते हो क्या ये कदम अगर आप उठाते हो तो ये ग्रेटर जेंडर जस्टिस और एम्पावरमेंट ला सकता है कि नहीं ला सकता है। अब अगर आप किसी भी कमीशन को, मान लो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या एग्जाम्पल लो, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको संविधान में परिवर्तन करने पड़ेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कमीशन है वो आपको फिर दोनों ही हाउस पार्लियामेंट को पास करेंगे और उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जाएगा। अगर आप उसे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी प्रोवाइड भी करते हो, सपोज करो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो यहाँ पे एक लेवल पे तो ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर हो जाएगा, लेकिन जब हम जेंडर जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात करते हैं इंडिया में, खासतौर से वुमेन के एम्पावरमेंट की बात करें, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो ये है कि सामाजिक लेवल पे जो पैट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है, लेकिन अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एम्पावर होती है और उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, तो जो से है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो से है स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो से है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या इन्फोर्स करने का जो एक पावर है वो आपका इंक्रीज होगा, ये एक फायदा है। लेकिन इसमें ये भी एक है कि जब हम बात करते हैं जेंडर जस्टिस और एम्पावरमेंट को इंश्योर करने के लिए, तो उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑल, जिसको ध्यान में रखना, तभी कहीं जाके चीजें बदल पाएंगी। नेक्स्ट है इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट देन इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। इन दिस कंटेक्स्ट एनालाइज द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये लेटेस्ट जो आई है, इस पर हम, ये भी हिंदू में आया था पूरा आर्टिकल, तो हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स अगर आप देखोगे तो पॉवर्टी के लिए एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, अलग अलग चीजें हैं जो काउंट की जाती है। खाली इनकम अलोन से हम जो इंसिडेंस है और मतलब ऑकरेंस या जो इंटेंसिटी या पॉवर्टी को उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, और भी कई सारे हमें जो क्राइटेरिया है वो लेना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, खासतौर से अगर आपको ये रिपोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं तो आंसर नहीं हो पाएगा। माइक्रो फाइनेंस इज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज aimed at asset creation and income security of rural poor in India. Evaluate the role of self-help groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India। ये जो टॉपिक है ये आप ARC से भी पूछा गया है, आई थिंक सोशल कैपिटल नाम से है, उसमें ARC रिपोर्ट से क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है। तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है रहा है। फॉर एग्जांपल कई सारे छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कि आसानी से जो पैसा है वो पैसा लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही, कई सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके क्रिएट होते हैं, वही जो लोकल्स हैं उनको एक अमाउंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अगर पैसे की ज़रूरत है।
तो वो अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर सर्टेन इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाता है। नाबार्ड जो है इनको फाइनेंशियली एम्पावर कर सकती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए, और लोगों के पास जब पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा उनको मिल पा रहा है तो कई तरीके से उन्हें गरीबी से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही वी कैन से कि एक तरीके से पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें और भी चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है। पहला जो एसेट क्रिएशन की आप बात कर रहे हो या फिर इनकम सिक्योरिटी की हम जो बात कर रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स जो रूरल इकोनॉमी में जैसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन या बहुत सारे नॉन फार्म एक्टिविटी पर फोकस करना भी ज़रूरी है, और किस चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है वो भी ज़रूरी है, और जो पैसा ले रहा है वो क्या स्किल्ड है और किस एरिया में वो पैसे को इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि एसेट क्रिएट हो सके, इन पर भी ध्यान देना जरूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के रोल के बारे में देखा जाए, खासतौर से अलॉन्ग विथ अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विथ एम्पावरिंग वुमेन इन रूरल इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। 7-8-10 लोग मिल गए, उन्होंने एक ग्रुप सा बना लिया और बहुत से सर्विसेज वो लोगों को प्रोवाइड करना, तो वुमेन का एक रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है और सोसाइटी के अंदर भी एक स्टेटस जो है वो इंप्रूव होता है, और दूसरी जो वुमेन्स है उनके लिए भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एक प्रकार से काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, और कई सेल्फ हेल्प ग्रुप एक जो फाइनेंशियल हेल्प है वो भी आपका प्रोवाइड आपका करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इन कन्फर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 2030। इट इंटेंड टू रिस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको लिखना 250 वर्ड्स में। तो यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीज़ है, अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करोगे, और खासतौर से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर एक सेपरेट सेशन भी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, द हिंदू पे भी हमने बहुत डिस्कस किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आपको याद रखना, खासतौर से जो 4 है, फ्री प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल टेक्निकल वोकेशनल हायर एजुकेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विथ रेलिवेंट स्किल। ये सब पॉइंट्स अगर आप देखोगे, ये सब पॉइंट्स आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया है। खासतौर से जो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी एजुकेशन को उसको इंप्रूव करने के लिए काफ़ी आपका प्रयास किया गया है। यूनिवर्सल लिटरेसी न्यूमरेसी को बढ़ाना, देखो हर चीज़ जो है वही सारे प्रोविजंस है। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलप, ग्लोबल सिटीजन, बिल्ड अपग्रेड इंक्लूसिव सेफ स्कूल, हर एक जो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि हाईलाइटेड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सब टारगेट्स और इनके प्रोविजंस पता है, आप अच्छा खासा कर सकते हो। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि सिर्फ पॉलिसी से नहीं, और भी कई प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम जाके इसको अचीव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूएसए है, जापान है, इंडिया है। इट्स ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फॉर मिलिट्री अलायंस। तो यहाँ पे पहले खासतौर से मिलिट्री अलायंस के रूप में देखा जा रहा था कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये भी हिंदू के अंदर ही आर्टिकल आपका आया है, एक इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अब एक ट्रेड ब्लॉक की तरह ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कहा गया कि एशियन जैसे जो ग्रुपिंग्स है उनके वो भी इस पर इन्वॉल्व हो, और ये एक तरीके से कन्वर्ज करने में हेल्प करेगा पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन को। और कई सारे जो देश हैं वो देश कोऑपरेट कर रहे, बहुत सारे एरियाज़ में जहां ज़रूरत पड़ सकती है वो ट्रेड को इम्प्रूव करना, मैरीटाइम रूट को सिक्योर करना ट्रेड के लिए, और भी कई एरियाज़ में ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए वी कैन से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो इंटेंशन है वो बहुत हाईलाइट करना जरूरी है। ये रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए कि क्वाड एक एंटी चाइना इनिशिएटिव है, यहाँ पे दिखाने की जरूरत है कि इसके लार्जर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील और इंडो रशिया डिफेंस डील। तो अगर देखोगे तो लेमोया जैसा एग्रीमेंट इंडिया यूएसए के बीच में साइन किया गया था, ऐसे ही सिमिलर एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में अभी हाल में साइन किया गया था। तो यहाँ पे अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो यहाँ पे इंडिया को दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को अगर हम एग्रीमेंट साइन कर लेते तो यूएसए के जो बेसिस हैं उस पर इंडिया उसको यूज़ कर सकता है, और इंडिया के बेसिस नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए यूएस यूज़ कर सकता है। सेम से ये एक एग्रीमेंट हमने यूएसए रशिया के साथ भी हमने साइन किया है। तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है एक डेटरेंस के रूप में एक्ट करेगा चाइना के लिए, खासतौर से इंडो पैसिफिक रीजन में, और वहाँ पर फिर जो स्टेबिलिटी है उसको मेनटेन करना आप कह सकते हो मेनटेन करने में हेल्प मिली। लेकिन एक चैलेंज ये है कि यूएसए और रशिया के बीच
बीच भी काफ़ी सारा टेंशन है, और क्योंकि इनके बीच में काफ़ी टेंशन है इस वजह से वी कैन से कि इंडिया को दोनों देशों के बीच का बैलेंस खासतौर से इंडो पैसिफिक रीजन में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर रशिया को ये लगा कि इंडिया का इंक्लिनेशन यूएसए की तरफ बहुत है तो वो उस अपना इंक्लिनेशन चाइना की तरफ कर देगा, और ये पावर बैलेंस पैसिफिक क्वेश्चन में इससे अफेक्ट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस पूरे पेपर में इतना ही। आई होप ये पेपर आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा। लेकिन एक चीज़ सबको ध्यान में रखनी है कि खासतौर से हिंदू का पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जो चैनल है उसमें इंग्लिश में आता है 12:30 बजे, और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे 9 बजे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, एक दो छोड़ दो, वो सब एडिटोरियल से ही पूछे गए हैं। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्वेश्चन को लेकर नहीं है तो आप आंसर आप अच्छा नहीं लिख पाओगे। मेरे कई कोर्सेस अनअकैडमी में चल रहे हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका भी चल रहा है। कई बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हुए हैं जीएस से रिलेटेड। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जीएस और ऑप्शनल का unacademy.com। ये सेशन जो देख रहे हो उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, इस कोड का इस्तेमाल करो SP लाइव, और आप ये कॉम्बो पैक ले सकते हो जीएस और ऑप्शनल दोनों का। और इफ़ यू आर यूजिंग SP लाइव कोड, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।